साहस सरोकार। राजधानी लखनऊ में कोरोना का बढ़ा ग्राफ। राजधानी लखनऊ से है जहां पे कोरोना का बढ़ा ग्राफ। बीते दिन 13 नए मरीज मिले हैं। खबर लखनऊ से सामने आने जहां कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से जनपद में एक्टिव केस की संख्या 59 हुई। कुल 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। खबर लखनऊ से है जहां कोरोना के एक बार फिर से ग्राफ बढ़े हैं। सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। खबर लखनऊ से है जहां एलडीए की बड़ी कार्रवाई की गई है। एलडीए ने 3 अवैध निर्माण को किया सील। बड़ी खबर लखनऊ से है, एलडीए ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को सील किया है। गोमती नगर में होटल हुआ सील। एक मेडिकल सेंटर को भी एलडीए ने किया सील। अवैध निर्माण को लेकर एलडीए ने की बड़ी कार्रवाई। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर हुई कार्रवाई। खबर लखनऊ से है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी छुट्टा घूम रहे हैं गोवंश। गोवंश के आश्रय स्थल तक न पहुंचने से सीएम नाराज। जानकीपुरम के सहारा स्टेट रोड पर घूम रहे छुट्टा गोवंश। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 31 मार्च तक सीएम ने सभी छुट्टा गोवंश को आश्रम में डालने के लिए भारी संख्या में घूम रहे निराश्रित गोवंश। पशुपालन विभाग गोवंश को नहीं पहुंचा पाया आश्रय स्थल। 31 मार्च तक सभी गोवंश को आश्रय स्थल में पहुंचाना था। 5 अप्रैल तक सभी गोवंशों को आश्रय स्थल भेजने की रिपोर्ट तलब करें। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी छुट्टा घूम रहे गोवंश। तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं। गोवंश के आश्रय स्थल तक न पहुंचने से सीएम नाराज। जानकीपुरम के सहारा स्टेट रोड पर घूम रहे छुट्टा गोवंश। हम आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी संख्या में घूम रहे निराश्रित गोवंश। जनेश्वर मिश्र पार्क की बदलेगी तस्वीर। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, पार्क का होगा कायाकल्प, लगेगी नई लाइटें। बच्चों के लिए पार्क में नए झूले भी लगाए जाएंगे। एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ठेकेदारों के साथ की है बैठक। म्यूजिक सिस्टमों को नए अपग्रेड वर्जन के साथ बदला जाएगा। पार्क के अंदर बंद पड़ी लाइटों को 1 सप्ताह के अंदर ठीक करने के निर्देश दिए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, जनेश्वर मिश्र पार्क एक बार फिर से कायाकल्प की जाएगी, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए नंदिनी, आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो कायाकल्प कर रहे हैं पूरे लखनऊ का। ये तो सब देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, लगातार हर जगह कार्रवाई हो रही है। अब जनेश्वर मिश्रा पार्क में लाइट बदलने की कार्य किया जाएगा। पार्क का कायाकल्प किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क में नए झूले लगाए जाएंगे और वहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके साथ मिल करके लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं वो उन्होंने बैठक की है और बैठक में निष्कर्ष निकाले हैं कि उस पार्क में जो पुरानी झूले हो गए हैं उनको बदला जाए, उनमें ऐड ऑन किया जाए। तो इस तरीके से कार्य जो है एलडीए अपने ठेकेदारों के साथ बैठ करके इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। और वहाँ गोमती नगर विस्तार में जो जनेश्वर मिश्रा पार्क है उसके कायाकल्प के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। पार्क के जो मुख्य स्थान है वहाँ पर नई लाइटों को लगाने की बात कही जा रही है। जो पुराने हो चुके म्यूजियम सिस्टम है उनको अपग्रेड वर्जन के साथ बदलने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक खर्च का खाका तैयार हो रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण जनेश्वर मिश्रा पार्क के लिए करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है नंदिनी, जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण के रखरखाव के जो जिम्मेदार अफसर है, अधिकारी हैं, वो चीजों की रखरखाव कैसे करते हैं, किस तरीके से उसका रखरखाव होता है, तो उसको इतनी समय सीमा से पहले ही बदलने की नौबत आ जाती है। आखिर वो रखरखाव करने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिनके अंतर्गत उन पार्क के अंदर जो व्यवस्थित चीजें हैं, चाहे वो म्यूजिक से संबंधित हो,
चाहे वह झूले से संबंधित हो, चाहे वह व्यायाम या प्राणायाम से संबंधित जो भी चीजें पार्क में जनता की सुविधा के लिए लगाई जाती हैं, उनका रखरखाव करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर खामियां होती है, जिसकी वजह से चीजों को बदलने की जरूरत पड़ने लगती है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने अपने अधिकारियों और ठेकेदार के साथ बैठक की है। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया है कि गेट नंबर 4 और गेट नंबर 6 पर हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। पार्क के अंदर जो भी लाइटें खराब पड़ी हैं उनको तत्काल 1 सप्ताह के अंदर बदलने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो इस तरीके से कायाकल्प करने की बात कही जा रही है। अब कायाकल्प होने के बाद उसका रखरखाव कौन करता है, कायाकल्प ऐसे चलता रहेगा या फिर से वो लाइट महीनों भर में बदलने की बारी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी कवायद तो करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी, उनके जो माथा उनके ही सभी मंसूबों को पलीता लगाने से बाज नहीं आते। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखनऊ में परिवहन निगम अगले साल नई बसें खरीदेगा। साल 2024 में 2494 नई बसों को खरीदने का रखा गया लक्ष्य। 2817 खटारा बसों को नीलाम करने की योजना भी प्रस्तावित। अब तक 1500 बसों का आकलन कर नीलामी के लिए अलग की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है प्रतिमाह 250 बसों को बेड़े से अलग कर नई बसें शामिल की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, परिवहन निगम के तरफ से देखिए बड़ी अच्छी खबर आई है कि अगले साल तक कई और बसें खरीदी जाएंगी। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि परिवहन विभाग जो है यातायात को सुगम करने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए जो खटारा हो चुकी बसें हैं वो हजारों बसों की तादाद में जो संख्या है उनको हटाया जा रहा है, यानी स्क्रैप की पॉलिसी में लाया जा रहा है। उसके बाद जो बसें हटाई जाएंगी उन बसें के बाद फिर नई बसों की खरीद फरोख्त की जाएगी। अगर विभाग की बात करें तो साल 2024 में लगभग 2494 नई बसों को खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर बात किया जाए तो 2817 खटारा बसों को नीलाम करने की भी योजना प्रस्तावित की गई है। अब तक 1500 बसों का आकलन नीलामी के लिए कर लिया गया है, उनको अलग भी कर लिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर की माने अगर तो प्रतिमाह 250 बसों को बेड़े से अलग कर नई बसें शामिल करने की बात कही जा रही है। 3000 बसों को नीलाम करने की योजना प्रस्तावित भी की जा चुकी है। अगले वर्ष 2000 से ज्यादा नई बसों को खरीदने की भी बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा जनमानस की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह अप्रैल 2023 से और 2024 तक लगभग 2817 बसों को नीलाम करने की योजना प्रस्तावित कर रहा है। इसके साथ समय अवधि में ही 2494 नई बसों को फ्लीट में जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं परिवहन निगम का जो लाभ लेते हैं उनको सुगम यात्रा मिल सके, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार कवायद कर रहे हैं और नई बसों को खरीदने की बात कही जा रही है। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। राजधानी में मतदाताओं का ग्राफ बढ़ा, खबर लखनऊ से है। आपको बता दें लखनऊ नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता, 17 निगमों में सबसे ज्यादा मतदाता लखनऊ में। केवल लखनऊ में 29,24,000 से ज्यादा मतदाता। वहीं लखनऊ में मतदाताओं की संख्या बढ़ी। लखनऊ के बाद कानपुर में मतदाताओं का ग्राफ दूसरे पायदान पर। कानपुर नगर निगम में 22,17,000 से ज्यादा मतदाता। गाजियाबाद में मतदाताओं की संख्या 15,39,000 तक पहुंची। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निकायों की मतदाता सूची फाइनल की। नगर निगमों में 1,90,87,626 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। और एक बार फिर से हम रितेश की तरफ रुक करेंगे। रितेश, राजधानी लखनऊ में देखिए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, वहीं कानपुर दूसरे नंबर पर है। देखिए नंदनी, मैं आपको बताऊं कि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो 17 नगर निगम है उसमें सबसे ज्यादा मतदाता राजधानी लखनऊ में अकेले हैं।
तो अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 29,24,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं। सबसे बड़ी बात कि जो वयस्क की श्रेणी में आए हैं, यानी मत देने की श्रेणी में जो आए हैं, और अब की बात जो बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी, जगह जगह पर कैंप लगाए गए थे, बूथ लगाए गए थे, तो कहीं ना कहीं अब की बार ईमानदारी से मतदाताओं की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी इस तरह से हुई है कि कहीं ना कहीं अधिकारी सजग दिखे हैं, प्रशासन शासन टाइट हुआ है, उसके बाद कैंप लगाए गए हैं जगह जगह। जगह जगह रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जहां जहां पर फ्लैट्स बने हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के हों या गली मोहल्ले में जो विद्यालय हैं, वो सब जगह पर लगातार बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई। घर घर बीएलओ गए और देखा वहां पर कौन वयस्क है, किसका नाम मतदाता सूची से गायब है, किसका छूटा है। तो इस तरीके से पूरे लखनऊ की अगर बात की जाए तो एक एक घर के दरवाजे की कुंडी बीएलओ ने खटखटाई, उसके बाद जाकर के इतना बड़ा ग्राफ निकल के सामने आ रहा है। जो 17 नगर निगमों में सबसे ज्यादा लखनऊ में 29,24,000 से ज्यादा मतदाता बताए जा रहे हैं। अगर लखनऊ के बाद बात किया जाए तो कानपुर में मतदाताओं का ग्राफ दूसरे पायदान पे है, जिसमें लगभग 22,17,000 मतदाता हैं। और उसके बाद अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो वहां का ग्राफ 15,39,000 तक पहुंचा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निकायों की मतदाता सूची जो है, फाइनल सूची, उसको फाइनल कर दी है। अब नगर निगमों में करीब अगर बात की जाए तो तकरीबन 1,90,87,626 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और अब की बार नगर निकाय चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके अब अपने लोकप्रिय नेता को उस श्रेणी में बैठाएंगे, उस कुर्सी पे बैठाएंगे, जिससे जनता के हित का कार्य किया जा सके। जी रितेश, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ में 13 अप्रैल को स्वर्गीय बीपी मंडल की 42वीं पुण्यतिथि, विधानसभा ब्लॉक स्तर पर सपा करेगी आयोजन। सामाजिक न्याय जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। स्वर्गीय बीपी मंडल निष्काम कर्मयोगी थे, अखिलेश ने कहा है। गरीब पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिलाया। विचार गोष्ठियां आयोजित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 13 अप्रैल को स्वर्गीय बीपी मंडल की 42वीं पुण्यतिथि। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, स्वर्गीय बीपी मंडल की 42वीं पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी मनाएगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। उसमें बात की जाए तो 13 अप्रैल को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की 42वीं पुण्यतिथि है। इसको भव्य तरीके से हर क्षेत्रों में मनाने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा ब्लॉक स्तर पर पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन करेगी और सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के महत्व पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताया कि बीपी मंडल जी को अगर देखें तो निष्कर्म योगी थे। उन्होंने समाज के गरीब पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात की थी। और आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो बीपी मंडल को कहीं ना कहीं बिहार से साथ साथ देश के अंदर में सामाजिक न्याय और गरीबों की आवाज उठाने के लिए जाना जाता था। साथ ही आपको बताया कि 13 अप्रैल को पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी की जाएगी, जो कि ब्लॉक स्तर साथ ही साथ विधानसभा स्तर पर की जाएगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से बीपी मंडल जी की जो तमाम सोच थी उसको आम जनमानस और जनता के बीच रखने का काम करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 6 सदस्य मनोनीत। रजनीकांत महेश्वरी, साकेश मिश्रा, लालजी निर्मल एमएलसी, आरिफ मंसूर, राम सूरत, राजभर, हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मनोनीत। बीजेपी ने राज्यपाल को 6 सदस्यों के भेजे थे नाम। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 6 सदस्य मनोनीत। रजनीकांत महेश्वरी, साकेश मिश्रा, लालजी निर्मल एमएलसी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, विधान परिषद में बीजेपी के 6 मनोनीत किए गए हैं सदस्य।
नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में लगभग 6 सीटें लंबे समय से खाली चल रही थी, 6 सीटें खाली चल रही थी। जिसके बाद आपको बता दें कि कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधान परिषद में मनोनीत कोटे से 6 सीटों के नामों का ऐलान हुआ। इसमें अगर बात करें तो 6 जो नेताओं के एमएलसी बनाया गया है, इस लिस्ट की अगर बात करें तो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा सहित 6 लोग के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद में मनोनीत कोटे के 3 पद पर 29 अप्रैल 2022 को और 3 पद पर 27 मई 2022 से खाली है, एक लंबे अरसे से खाली है। इसके बाद आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस 6 सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके बाद आपको बताएं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। और आपको बताएं कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए विधान परिषद के सदस्यों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर, पूर्व कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, साथ ही रजनीकांत महेश्वरी, लालजी निर्मल, राम सूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा का नाम शामिल किया गया है। निकाय चुनाव से पहले देखा जाए तो इन तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जनमानस को अपने तरफ करने का भी प्रयास है। साफ तौर से अगर देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अगर देखा जाए तो उनको विधान परिषद के दरवाजे सदन का हिस्सा बनाया गया है, तारिक मंसूर को, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति रहे। से साफ है कि बीजेपी आगामी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी एक जगह देगी। और साथ ही साथ अब देखने वाली बात ये होगी क्या निकाय चुनाव में प्रत्याशियों में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो भाजपा देती है या नहीं, क्योंकि एक लंबे अरसे से पसमानदा मुसलमानों तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है और अपने तरफ करने का हर मुमकिन प्रयास करे। देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में क्या स्थिति रहती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। चारबाग रेलवे स्टेशन को भव्य बनाने का काम तेज, खबर लखनऊ से है, आपको बता दें स्टेशन को अत्याधुनिक और भव्य बनाने का काम हुआ तेज। चारबाग सेकेंड एंट्री के विस्तार के लिए काम हुआ तेज। चारबाग स्टेशन को एक बार फिर से अत्याधुनिक बनाने के लिए काम तेज किया जा रहा है। विस्तार के लिए खाली कराए जाएंगे रेलवे कॉलोनी। 500 करोड़ रुपए से स्टेशन को दिया जाएगा नया लुक। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु एक बार फिर से जुड़ेंगे। विभांशु, चारबाग रेलवे स्टेशन का एक बार फिर से कायाकल्प किया जाएगा, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? विभांशु से हमारा संपर्क टूट गया है। वही बता दें कि विस्तार के लिए खाली कराए जाएंगे रेलवे कॉलोनी और चारबाग स्टेशन को एक बार फिर से कायाकल्प किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए से स्टेशन को दिया जाएगा नया लुक। चारबाग रेलवे स्टेशन को भव्य बनाने का काम तेज किया गया। स्टेशन को अत्याधुनिक और भव्य बनाने का काम हुआ तेज। चारबाग सेकेंड एंट्री के विस्तार के लिए काम हुआ तेज। एक बार फिर से रुक करते हैं विभांशु की तरफ। विभांशु, चारबाग रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, अत्याधुनिक तरीके से काम को तेज किया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के चारबाग इस रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक और भव्य तरीके से बनाने का काम तेज हो गया है। हाल ही में बात की जाए तो इंटीग्रेटेड पार्किंग की व्यवस्था की गई, जिसमें टोकन सिस्टम के तहत जो भी गाड़ियां होंगी वो गेट से ही उनके तमाम जो पार्किंग शुल्क होते हैं वहीं दे होंगे। साथ ही आपको बताएं कि गेट नंबर 2 को भी अब विस्तार किया जा रहा है, जो सेकेंड एंट्री है चारबाग रेलवे स्टेशन का, जहां अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों के तमाम यात्री चारबाग से अपने गंतव्य के लिए निकलते, गंतव्य स्टेशन के लिए निकलते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए 2 अब गेट बनाए जाएंगे प्रमुखता से। तो पहला गेट संचालित हो रहा है, दूसरा गेट अब पूरी तरह से अत्याधुनिक और भव्य बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। और इसमें बात की जाए तो काम की शुरुआत हो गई है। अगर बात की जाए तो 4 कॉलोनियों में पहले कराई जा चुकी है खाली। इसको लेकर अगर बात की जाए तो आसपास की जो 4 कॉलोनियां हैं उनको खाली कराया गया है और 500 करोड़ रुपए से
स्टेशन को नया लुक दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो चारबाग रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं देखें तो नवाबों की संपत्ति है, और इसमें खास बात यह है कि जब ट्रेनें आती हैं तो कहीं ना कहीं जो चारबाग की रेलवे की बिल्डिंग है, जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, वो साउंड प्रूफ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसे बेहतरीन स्टेशन को अब बनाने के लिए भव्य और साथ ही साथ दिव्य, इसमें 500 करोड़ रुपए का एक स्पेशल बजट तय किया गया है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं चारबाग रेलवे स्टेशन को और अत्याधुनिक और भव्य बनाया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर प्रयागराज से है, आपको बता दें कोर्ट ने पकड़े गए आरोपियों की पुलिस रिमांड की मंजूर। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे आरोपी। पूछताछ के दौरान एक वकील भी रहेगा मौजूद। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर। 6 घंटे की कस्टडी रिमांड में पुलिस उमेश पाल मर्डर केस में जुटाएगी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, उमेश पाल हत्याकांड में देखिए पुलिस ने जो रिमांड किया था कोर्ट ने उसे मंजूर कर दिया है। जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा के कमान थामने के बाद लगातार अगर देखें तो उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर लगातार तेजी की जा रही है। उसमें अगर बात करें तो पुलिस ने जो तमाम आरोपी हैं उनको रिमांड पे लेने की बात कही है। 9 बजे से अगर बात करें तो पूछताछ के दौरान अब जब इन आरोपियों से पूछताछ होगी तो उनके वकील भी उनके साथ होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 6 घंटे की कस्टडी रिमांड में पुलिस उमेश मर्डर पाल के केस के जो आरोपी हैं उनसे तमाम जो पूछताछ होती है वो करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग महीनों से ऊपर हो गए हैं और प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट के जो तमाम आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी गिरफ्त के बाहर घूम रहे हैं और ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और लगातार बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग अलग राज्यों में और साथ ही साथ नेपाल में जाकर कहीं ना कहीं खोजबीन कर रही है। और रिमांड में जो मंजूरी मिली है उसे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक उनसे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त अगर बात करें तो एक वकील को रखा जाएगा पूछताछ के दौरान जो हर एक पहलुओं को देखेगा, और 6 घंटे की पूरी कस्टडी रिमांड को स्वीकृति मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोपी है उनकी तरफ से क्या पूछताछ में चीजें निकलती हैं, और साथ ही पुलिस अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब एक्टिव मोड में है। माना जा रहा है कि जो तमाम आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है उन्हें जल्द से जल्द धरपकड़ पुलिस करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। स्वामी प्रसाद मौर्य को विशेष सुरक्षा। स्वामी प्रसाद को नहीं मिलेगी वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य की सुरक्षा वाली मांग को खारिज कर दिया गया। स्वामी प्रसाद को रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी के बाद सता रहा था भय। स्वामी प्रसाद ने मौजूदा सुरक्षा को अपर्याप्त बताकर सुरक्षा की मांग की थी। इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने याचिका को किया खारिज। बुलंदशहर में आकाशीय बिजली से झुलसा किसान। खबर बुलंदशहर से है। घटना के समय खेत में काम कर रहा था किसान। सूचना मिलने पर परिजनों में मचा हड़कंप। परिजनों ने पीड़ित किसान को कराया निजी अस्पताल में भर्ती। खबर बुलंदशहर से है। पीड़ित किसान की हालत बताई जा रही है खतरे से बाहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्रीय गांव मंडवारा का है ये पूरा मामला। थाने में खड़े कबाड़ वाहन होंगे स्क्रैप। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, कबाड़ वाहन को परिवहन विभाग द्वारा कराया जाएगा स्क्रैप। स्क्रैप नीति के अंतर्गत परिवहन विभाग थानों में खड़े कबाड़ वाहनों को करेगा स्क्रैप। परिवहन आयुक्त ने कबाड़ हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने के दिए आदेश। सभी आरटीओ एआरटीओ को पत्र लेकर किया आदेशित। खबर लखनऊ से है।
थाने में काफी समय से खड़े कबाड़ वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। कबाड़ वाहनों का नीलामी कराकर स्क्रैप कराया जाएगा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ। खबर अमेठी से है। आनंद फानन में परिजनों ने सिपाही को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। जिला अस्पताल में सिपाही रंजित यादव का चल रहा इलाज। अमेठी कोतवाली के डायल 112 पर तैनात है सिपाही रंजित यादव। संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ। खबर अमेठी से है। आनंद फानन में परिजनों ने सिपाही को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का अम्बेडकर नगर दौरा। ओपी राजभर का आज अम्बेडकर नगर दौरा। ओम प्रकाश राजभर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जिले में ओम प्रकाश राजभर का 12 बजे होगा आगमन। जलालपुर में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे सम्मेलन। बुलंदशहर में केरल ट्रेन अग्निकांड का मामला सामने आया है। एटीएस ने ट्रेन में आग लगाने वाले संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद एटीएस ने आरोपी शाहरुख सैफी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर के सियाना में मोहल्ला अकबराबाद का रहने वाला है आरोपी। ट्रेन में बैठने के विवाद में शाहरुख ने ट्रेन में फेंक दिया था केमिकल। ट्रेन में 3 यात्रियों की झुलसने से हो गई थी दर्दनाक मौत। आरोपी शाहरुख को अपने साथ ले गई गाजियाबाद यूनिट की एटीएस टीम। हमीरपुर में राठ कोतवाली पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। खबर हमीरपुर से है। पुलिस मुठभेड़ में लुटेरे सोहेब के पैर में लगी गोली। झांसी के गुरसराय में हुई लूट घटना में फरार चल रहा था बदमाश। घायल बदमाश को पुलिस ने सीएचसी राठ में कराया भर्ती। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली इलाके में हुई मुठभेड़।